फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि इस बार जो प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड में 2025 का सेट आ रहा है। यानी 2025 के जो पुराने पेपर्स हैं उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे और ये जरूरी नहीं कि केवल प्री बोर्ड में आएंगे। मैं ये समझता हूं कि 2026 में जो मेन एग्जाम है उसमें भी ये आने चाहिए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। आज हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं 2025 का जो सेट है जिसका नंबर है IAX। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ता हूं। आपका पहला जो सम है इसमें ये दिया है आपको, क्योंकि पहले आपको जैसे आपको जानकारी है, ज्ञात है कि ऑब्जेक्टिव आते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव है वो 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो चलिए मैं पहले ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे पास मैं समझता हूं एक प्रॉब्लम और भी है। होता यह है कि ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लेकिन शॉर्ट में दिया जाता है। वो आपको 4 उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें से एक करेक्ट होता है, उसमें आपको ये लिखना होता है, ये ठीक है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि वो क्वेश्चन केवल हमेशा ही वो ऑब्जेक्टिव में ही आए। हो सकता है कि वो कभी लॉन्ग में आ जाए, तो मैं उसको आपको पूरा उसका प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे इसका आंसर ये ठीक है। दूसरा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि जो आपके एग्जाम हो उस एग्जाम में एक बाएं पेज पर एक रफ कार्य बना लें, किसी दूसरे चौथे पांचवें जो भी नंबर पे आए, तो जहां आपको रिक्वायरमेंट हो वहां आप एक लेफ्ट पेज पे एक रफ कार्य लिखें और उस पर काट दें पहले से। ये जरूरी नहीं सारे बाएं पेज पे बनाना है, जिस पर आपको रिक्वायरमेंट है उस पर बना के फिर उसे काट दें, उस पर लिख दें रफ वर्क। और बिना उसे हल किए केवल तुक्का ना मारे, मेरी बात गैस ना करें। गैस से क्या होता है, कभी हमारे लिए एग्जाम में एक नंबर भी बहुत ही मेजर रोल रखता है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि क्वेश्चन को करें, उसके बाद उसका जो आंसर सही उसके बाद उस पर आंसर लगाएं। और ऑब्जेक्टिव छोटा जरूर से दिखता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से लिया जाता है कि जैसे हमारा कोई क्वेश्चन पहले से पड़ा हुआ है उस पर हम ये लगा सकते हैं ठीक है। तो आपकी मेमोरी को चेक किया जाता है कि हाँ भाई किस प्रकार से आपने पढ़ाई की है। लो, लेकिन मैं उसको केवल उसको गैस के अनुसार नहीं कराऊंगा। मैं ये चाहूंगा कि आपको वो क्वेश्चन लॉन्ग वे में कराऊं, जिससे आपको मे बी अगर वो लॉन्ग में आ जाए तो आप उसे कर सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है f(x) = mod x। ये मापांक फलन है, मॉडुलस फंक्शन है। इसमें आपको दिया है फंक्शन कुछ इस प्रकार सा है, फंक्शन सच दैट R2 R पॉजिटिव। R माने क्या होता है कि रियल नंबर है। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, रूट में हो सकता है, माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, रूट में माइनस नहीं होगा, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ये रियल नंबर है, लेकिन यहाँ R कैसा है, रियल का संबंध क्या, रियल पॉजिटिव रियल नंबर से है, R प्लस से। तो ये कह रहा है बताइए फलन कैसा है, एकैकी या आच्छादक है। बहुकेकी और आच्छादक है, एकैकी किंतु आच्छादक नहीं है, ना एकैकी है ना ही आच्छादक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए R है, यहां पर एक तरीका ये भी है, एक दो इस प्रकार से आप चित्र बना लें। R प्लस है तो यहां जीरो नहीं लेंगे, R में जीरो को इंक्लूड नहीं करें आप। यहां 1 ले लें, -1 ले लें, -2 ले लें, यहाँ मान लीजिए 2 ले लें, 3 ले लें। इस प्रकार से यहाँ कोई नंबर आप ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं आप कंप्लीट नंबर ले लें, 1/2 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, -1/2 ले सकते हैं, 0.3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, यहां कह रहा है इसका संबंध जो है वो R प्लस से है, तो यहां पर आप 1 2 3 4 5 जो भी चाहे वो ले सकते हैं। अब एक बात बताइए, फंक्शन आपको दिया है f(x) = mod x है। mod x का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर आएगा अगर बेटे यहां हम 1 लगा लें। क्या लगाएं, 1, और 1 का मॉड क्या हो जाएगा, 1। अगर बेटा यहां -1 ले लें और -1 का जो मॉड अगर निकालते हैं तो वो भी क्या आएगा, वो भी +1 आएगा। आप जानते हैं मॉड का मतलब तो पॉजिटिव नंबर, तो 1 भी पॉजिटिव दे रहा है, -1 भी पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब 2 पर 1 दे रहा है। तो ये कैसा फलन है, मैनी वन। ये भी 1 है और ये भी 1 है, इसका मतलब ये फलन कैसा है, मैनी मन, बहुकेकी। अतः ये फलन इकैकी नहीं है, इकैकी नहीं है। ये फलन कैसा है, इकैकी नहीं। अब इकैकी तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, इसका मतलब फलन
इकाकी नहीं है, तो फिर कौन सा ठीक है? यानी इसका पहला और ए और सी ऑप्शन गलत है। अब क्या हो है, बहुइकाकी तो है, लेकिन अब आच्छादक है नहीं, इस विषय पर चर्चा हमारी शेष रह जाती है। तो हम अगर इस एफ एक्स को या वाई मान लें, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब क्या है? आज वाई बराबर एक्स भी ले सकते हैं और वाई बराबर माइनस एक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि मॉड का मतलब प्लस होता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाने की सोचे, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ले लें, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ये एक रेखा है y बराबर x। जब y बराबर x है, आप यहां समझ पा रहे होंगे, यहां कांस्टेंट नहीं, जब कांस्टेंट नहीं इसका मतलब ये एक रेखा है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू भी या कितनी आएगी? ये y एक्सिस है, y डैश है, x है, x डैश x है, तो 1 लेने पे 1 आएगा, 2 लेने पे 2 आएगा, यानी ये लाइन कुछ इस तरह आपको प्राप्त होगी। दूसरी लाइन माइनस एक्स है, तो इसकी प्रवणता फिर यहां आ जाएगी, -1 है। तो आप यहां देख रहे हैं कि y की वैल्यू, यानी y का मतलब फंक्शन की वैल्यू, ये 0 से लेकर यहां तक ये सब जगह चलती रही। कहां तक पता नहीं। इसका मतलब इसकी जो परिसर है, जो रेंज है, वो कहां तक जाएगी? 0 से स्टार्ट होगी और आप कह सकते हैं अनंत। लेकिन अनंत पे आपको राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन अनंत तक नहीं, अनंत को नहीं ले सकते। इसका मतलब है इसकी परिसर 0 से अनंत है। अच्छा, इसकी हम बात करते हैं सहप्रांत की। जो सहप्रांत है बेटे, सहप्रांत कैसा है? आर प्लस है। आर प्लस इसलिए यहां दिया है, आर का संबंध आर प्लस से है। जब इसकी सहप्रांत मतलब सहप्रांत जो है, यानी कोडोमेन जो है वो आर प्लस है, इसका मतलब साफ क्लियर है कि इसकी परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है। और आपको मालूम होगी, यहां कोई खाली न रह जाए, यानी सारे भर जाएं, तभी यानी किसी की परिसर उसके जो सहप्रांत के बराबर होती है। इन दिस केस यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज ऑन टू या आच्छादक है। तो अब ये यहां आर प्लस है, यानी कि सहप्रांत में 0 को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि सहप्रांत अलग है और परिसर अलग है। अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। कुछ मैंने देखा है, कुछ लोग इसको बता देते हैं आच्छादक है, लेकिन यह आच्छादक नहीं है, क्योंकि आर प्लस का मतलब यू डू नॉट काउंट हियर 0, व्हाट हियर वैल्यू इज 0 टू इंफिनिटी, यानी परिसर इसकी 0 से अनंत है और इसका सहप्रांत आर पॉजिटिव है। 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, इसलिए 0 को यहां इंक्लूड नहीं किया गया है। हाँ, ये आच्छादक हो सकता था अगर यह कहता यूनियन, इसका इसके साथ यूनियन करा तो 0 के साथ। अगर 0 इसमें इंक्लूड हो जाएगा तो फिर ये आर पॉजिटिव यानी 0 भी है, और वास्तविक जो पॉजिटिव रियल नंबर है वो भी होगा, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं जो प्लस की हैं, तो फिर इस केसेस में आच्छादक हो जाएगा। केवल यही है तो आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ठीक है, डी ठीक है। ठीक है, आंसर कौन सा ठीक है बेटा? इसका डी ठीक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको दिया है एक रिलेशन दिया है, इसका दूसरा पार्ट है खा। आपको रिलेशन दिया आर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी कुछ इस तरह है कि सच दैट ए बराबर बी -1, और इससे आगे कहा गया है बी 3 से बड़ा है और 3 के बराबर। देखिए यहां बहुत क्लियर है कि ए जो है वो 20 से 1 कम है। यहां हम सारे ऑप्शन में चेक कर पा रहे हैं 2,4 है, 4,5 है, 4,6 और 1,3, सब में 2 का डिफरेंस है। केवल बी पोर्शन ऐसा है जिसमें 1 का डिफरेंस है, तो फिर यहां आंसर बी ठीक है। कौन सा ठीक है? बी पोर्शन, इसमें दिया है 4,5, ये आंसर इसका सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद चलते हैं आगे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इसी क्रम में अब हम इसके थर्ड
यानी थर्ड नंबर जो गा है उस पे आते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया है, गा पार्ट है, लिमिट है 0 से π/2 1/1 प्लस रूट 10x dx। इसका पूछा है कि आंसर क्या होगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है 2 या 4 नंबर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो फिर इसको थोड़ा हम ट्राई करते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। तो 0 to π/2 है 1/, यहाँ लिख ली 1 प्लस, इसको आप कर सकते हैं sin x ओवर cos x रूट dx। देखिए बेटे, जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ cos x आ जाएगा, ये cos x पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा रूट cos x बटे रूट cos x प्लस रूट sin x dx। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। अब हम इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया है। अब हम इसमें फोर्थ जो गुण होता है, प्रगुण जिसे कहते हैं, वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ जब आप गुण लगाते हैं तो 0 से π/2 गुण ये कहता है कि जो आपका x है वहां लिमिट में से आप उसे लेस करा दीजिएगा, cos π/2 माइनस x प्लस sin π/2 माइनस x dx। इट मीन्स हेयर यू कैन से, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये sin x हो जाएगा, और यहाँ आपका ये sin x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये cos x हो जाएगा और dx। इसे आप समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। चलिए यहां लिख दीजिए समीकरण 1/2 को जोड़ने पर। अब 1/2 को हम जोड़ रहे हैं, जोड़ें, ये देखिए ये भी डियर आई है, ये भी आई है, तो आई मीन्स क्या हो गया 2i। लिमिट कितनी 0 से π/2। इन दोनों में देखे हर सेम है तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा रूट cos x प्लस रूट sin x, और यहां पर एलसीएम आने के बाद cos x प्लस यहां sin x हो जाएगा। ये दोनों सेम है लिहाजा कैंसिल हो जाएगा। 2i बराबर 0 to π/2 1 dx। 1 किसका मान होता है बेटा? x का इंटीग्रेशन होता है 0 से π/2। आप लोग जानते हैं कि पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो 2i बराबर आपका हो जाएगा π/2, i बराबर निकलेंगे तो π/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप देखिए सी ठीक है। आंसर कौन सा ठीक है बेटा? इसका सी ठीक है, सी वाला आंसर क्या है? π/4। मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें ये कह रहा है 9d2/dx²। गा के बाद घा है इसका 9d2/dx² बराबर आपको दिया गया है 1 प्लस, जस्ट ए मिनट, d2/dx का होल स्क्वायर, इसकी पावर है 1/3। देखिए दोनों तरफ घन कर ले, दोनों तरफ घन करने पर जब घन करेंगे डियर तो इसका क्यूब होगा, तो 9 × 9 × 9, और ये d2/dx² की पावर 3 हो जाएगी, और ये 1 प्लस d/dx का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स में पूछा घात क्या है। याद रखिए ऑर्डर क्या होता है। मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट इज कॉल्ड ऑर्डर एंड इट्स होल पावर इज कॉल्ड डिग्री। यानी जो सबसे अधिक बार किया जाता है आपका, उसे हम ऑर्डर कहते हैं या कोटि कहते हैं, और घात उसी की जो होल पावर होती है उसे हम घात कहते हैं। तो इसकी कोटि कितनी है? कोटि इसकी बेटा कितनी हो जाएगी? 2। और घात कितनी हो जाएगी इसकी? घात इसकी 3। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसकी घात कितनी है, तो आप सी वाला पोर्शन बता सकते हैं कि आंसर इसका सही है। कौन सा सही है? सी पोर्शन, जिसमें 3 ठीक है। अगर कोटि पूछता तो फिर इसका 2 सही होता। अगला नंबर देखिए कह रहा है i.i माइनस j.j प्लस k.
के कैप। देखिए आपको मालूम है आई डॉट आई जो है, डॉट प्रोडक्ट जो है वो सेम आई आई या जे या के होता है तो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ये 1 कैंसिल होगा, यहाँ आपका 1 रह जाएगा, तो इसका आंसर भी सही है 1। और इसमें आप कह सकते हैं इसका बी ठीक है, बी में आपको 1 आंसर दिया गया है, तो आप आंसर इसका ले सकते हो बी पोर्शन है, इसका 1 सही है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप यहां तक चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका का पार्ट है, तो जरा ध्यान से देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट जो का है वो आपको दिया है कॉट इनवर्स, क्या है, कॉट इनवर्स 1/x² - 1। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है, तो x बराबर क्या लिया जाए, सवाल ही उठता है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं। x बराबर आप ले सकते हैं, मान लीजिए x बराबर सेक थीटा मान लीजिए, तो जब यहां सेक थीटा लगाएंगे तो 1/√sec² थीटा -1, और ये जो है वो sec² थीटा माइनस बीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ये कॉट इनवर्स तो है ही, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ आपका क्या बचेगा, थीटा। जब इसको बेटा इधर लाएंगे तो थीटा बराबर यहां से चाहे तो निकाल सकते हैं sec इनवर्स x, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec इनवर्स x, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे नोट कर सकते हैं। अगला सवाल इसका खाप जो है वो जरा ध्यान से देखें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि फंक्शन x जो है वो मॉड x है, कह रहा है x बराबर 0 पर फलन सतत है, x बराबर 0 पर आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन जो है वो 0 पर कैसा है, कंटिन्यूअस है, सतत है, तो इसको हमको प्रूफ करना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। यहाँ पे लिख लिया एट x = 0, जब यहाँ 0 लगाएंगे तो मॉड 0, और मॉड 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें, तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जो फंक्शन है वो 0 लिमिट है, उसमें से h घटा देंगे। जब h घटाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा मॉड x है, तो मॉड x में हम लगाएंगे 0 - h। जब 0 - h लगा देंगे हम, या -h, बात एक ही है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां जब किसी का मॉड लिया जाता है तो मॉड का मतलब होता है वो नंबर कैसा है, प्लस। अब h की वैल्यू यहाँ 0 लगाइए तो वैल्यू कितनी होगी, 0। चलिए राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0, जो फंक्शन है उसमें h ऐड कर देंगे। जब h ऐड करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, 0 + h। अब देखिए यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये h ही रह जाएगा, लिमिट लगाएं तो फिर 0। आपने क्या देखा कि फंक्शन जो है कि 0 पर भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी, यानी सारे मान बराबर है। लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, एट दैट पॉइंट अगर तीनों बराबर हैं तो फंक्शन क्या होता है, सतत है। अतः यहाँ पे लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन, अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा है, सतत है, फलन सतत है, यानी कह सकते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, x बराबर 0 पर फलन कैसा है, सतत है। चलिए डियर स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज्यादा माइंड की जरूरत नहीं है। अगला इसका गा पार्ट है, ध्यान दें जरा आप लोग। बहुत मैं आपको बड़ा मन से पढ़ा रहा हूं, मैं सोचता हूं कि आपका कैसी फ्यूचर ब्राइट हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन है x y d2y/dx², और उसके बाद दिया है प्लस x dy/dx का, x dy/dx का आपको दिया है यहाँ होल स्क्वायर माइनस बाई
dy/dx और इसके बाद दिया है बराबर 2। आपसे घात पूछा है, मैंने अभी इससे पहले आपको क्वेश्चन बताया था कि मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट इज कॉल्ड ऑर्डर एंड इट्स होल पावर इज कॉल्ड डिग्री। तो आपको घात पूछा गया है, तो घात फिर यहाँ कितनी ठीक है, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट 2 है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2, और इसकी होल पावर कितनी 1 है, तो घात फिर इसकी कितनी हो जाएगी 1। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो प्रोबेबिलिटी से संबंधित है, यानी प्रायिकता से संबंधित है। घा पूछ रहा है हमसे कि पी ए बराबर आपको दिया गया है 0.12, पी भी दिया है पॉइंट, जस्ट मिनट 15, क्या दिया है 0.15 है, और आपको दिया है पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए बराबर आपको दिया है 0.18। आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और क्वेश्चन मैथ में सिंपल होते ही हैं। मैथ एक बहुत प्रिय सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। अगर आप इससे ज़्यादा हित करेंगे तो आपको पूरे नंबर दिलाएगा, तो और कुछ याद भी नहीं करना, केवल फार्मूले होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए आप हमारे साथ। तो आपको एक फार्मूला है पी बी अपॉन ए, जब बी अपॉन ए पूछा है तो पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे हो जाएगा आपका पी ए। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू है आपके पास 0.18, इसका हमको निकालना है, और डियर स्टूडेंट्स इस पी ए का मान है 0.12। नाउ जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो 18 दूनी 36 का 6 हो जाएगा, और 18 1 18, 19 21 216, और 0.1 2 3 4 के बाद है तो 0 यहां लगा दीजिए, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। यहां तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगले क्वेश्चन जो अड़ा है उसकी ओर बढ़ते हैं। आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसके बीच कोण बताना, दो वेक्टर्स आपको गिवन हैं। तो चलिए इसका पार्ट जो है अड़ा है, इसमें मान लीजिए वेक्टर ए, पहले वाले को ए बराबर दिया है -2i + j + 3k, और वेक्टर बी जो है वो आपको दिया गया है 3i - 2j + k कैप। ठीक है, ये आपको दिया गया। आपसे कह रहा है इनके बीच कोण बता दीजिए, यानी कि cos थीटा निकालने। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ए डॉट बी की ओर बढ़ते हैं। ए डॉट बी -2i + j + 3k डॉट 3i - 2j + k। आपको मालूम है आई आई गुणा 3 दूनी 6 माइनस का हो जाएगा -2 + 3, और मैं समझता हूं ये कितना हो गया बेटा, -6 + -2 + 3 -5। जरा मॉडे निकाल लीजिए। मॉडे वैल्यू किसकी होती है, मॉडे जब निकालेंगे तो -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 1 और 3 3 9, यानी कि √14। मॉड भी निकालिए, यहाँ पहले 3 है, 3 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, आप कह सकते हैं कि 9 + 4 + 1 यानी कि √14। डियर स्टूडेंट्स, cos थीटा बराबर फार्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। डियर ये -5 है, ये √14 है, और ये भी √14 है, तो cos थीटा बराबर -5 अपॉन √14, √14 14 हो सकता है। इस वैल्यू को चाहे आप यहीं ड्रॉप करा सकते हैं, इतना ही ठीक है। या थीटा बराबर ये भी कर सकते हैं आप cos इनवर्स -5/14, ये भी आंसर इसका ठीक है। मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले बताया है, आप हमें कमेंट करते रहिए, आपकी कोई प्रॉब्लम मैं बनने ही नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलिए
आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। देखिए ये वैल्यू इसलिए जायज है, हम जानते हैं कॉस की वैल्यू जो है 1 और -1 के बीच लाई करती है, और ये वैल्यू जो है -1 से ज्यादा है, तो ये ठीक है। अगर ये वैल्यू -1 से बड़ी होती तब भी संभव नहीं, छोटी होती, मतलब -1 से छोटा हो जाए और 1 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो जाए, तो ये तो वैलिड है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3। देखिए 3 का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं। आपको एक फंक्शन दिया है, 3 का फर्स्ट है का पार्ट है, ये आपसे कह रहा है कि फंक्शन f है वो R है, यानी R फंक्शन ऐसा है R से R तक रिलेट करता है, और फंक्शन g इस प्रकार से है कि वो भी R से R रिलेट करता है। अब आपको फंक्शन x जो दिया हुआ है उसका नाम है cos x, और फंक्शन आपको जो gx दिया गया है वो आपको दिया 3x²। आपसे कह रहा है दिखाइए कि गॉफ जो है वो फॉक के बराबर है। तो कोई बात नहीं, पहले हम गॉफ निकालते हैं, या जो चाहे आप निकाल गॉफ। आप गॉफ को ये भी कह सकते हैं जी ऑफ फंक्शन एफ एक्स। अब जी ऑफ फंक्शन एक्स की वैल्यू कितनी, कॉस एक्स है, और गॉफ जो है वो जी एक्स जब यहां पुट करेंगी यहां पर, यानी कि एक्स की जगह या जी एक्स में यहां लगाएंगे एक्स की जगह, तो ये का 3x² हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 cos x का स्क्वायर, यानी 3 cos स्क्वायर x। ये गॉफ हो गया। फॉक देखिए आप, फॉक क्या, फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो फंक्शन तो ये है ही, जी एक्स की वैल्यू कितनी 3x², और आपको फंक्शन यहां लगानी है, तो ये वैल्यू जब यहां लगाएंगी तो इसकी वैल्यू कुछ फंक्शन ऑफ 3x², यानी ये वैल्यू x की जगह यहां लगाएंगी तो हो जाएगा cos x की जगह हो जाएगा 3x²। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये 3 cos² x है, ये 3 cos 3x² है, तो फॉक जो है वो गॉफ के बराबर नहीं है, यही आपको लाना था। यहां आप लिख सकते हो सो हेंस, या सो हेंस, क्या हेंस कि गॉफ जो है वो बराबर नहीं है फॉक के। मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है कि बाई डी एक्स आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये पार्ट आपका खा है, यहां तक सीन हो रहा बेटा, प्लस आपको दिया है इसमें x माइनस y² dy बराबर 0। डियर स्टूडेंट्स y dx है, इसको जब इधर ले जाएंगे तो -x माइनस y² dy हो जाएगा। डियर डिवाइस के नीचे ले आइए तो, और यहां dx अपॉन यहां dy हो जाएगा, यानी इसको इसके नीचे ले लिया, y इसके नीचे भेज दीजिए, -x/² ओवर y। तो प्रिय छात्रों माइनस ये है ही, x/y माइनस y² आप y कर सकते हैं। अब यहां डियर -x/y और माइनस माइनस प्लस एक y कैंसिल हो जाएगा, y रह जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें, प्लस 1/x बराबर y। देखें डियर स्टूडेंट्स, हेयर यहां आप देख पा रहे हैं ये वाली चीज जो है वो p की जगह काम कर रही है, और ये वाली जगह सामने वाली बात q की तरह काम कर रही है। एक मैंने पढ़ाया है आपको इंटीग्रल फैक्टर अपने बैच में, e की पावर p dy, e की पावर p यानी 1/dy, और याद रखिए डियर 1/by log y का होता है। और इसके बाद एक बात और याद रख लीजिए, मैंने आपको लॉग टेबल पढ़ाई है, अगर आपको प्रॉब्लम है लॉग से संबंधित, आप हमारे जो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ एक लॉग का हमने आपको वीडियो दे रखा है, इसीलिए। तो ई की पावर लॉग है, तो यहाँ ई होता तो दोनों ही खत्म होकर केवल आपका बाई रह जाएगा, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स आपका आई एफ आ गया। कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है इसका वो होता है एक्स इंटू आई एफ, फिर यहां होता है क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो डियर एक्स और आई एफ इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया आपका बाई, और क्यू कितना है आपका बाई, और ये बाई और यहाँ डी वाई प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका हो गया वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। मैं समझता हूं डियर स्टूडेंट्स ये बाई क्यूब अपान 3 हो जाएगा प्लस सी। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो यहां तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन इसका जो गा पार्ट है कह रहा सिद्ध कीजिए ये त्रिभुज समकोण होगा। समकोण को सिद्ध करने के लिए आप वेक्टर फॉर्म में भी जा सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले भी जा सकते हैं। चलिए डिस्टेंस फार्मूला लेते हैं अपन। गा है इसका ए बराबर आपको मान लीजिए गिवन है 4 4 2, बी मान लीजिए आपको गिवन है 3 5 2, और आपको सी पॉइंट गिवन है -1 -1 2 -1 -1 2। पहले आप ये भी निकालते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस y3 नहीं प्लस z1, सॉरी z है, ये 3 डायमेंशन है, z1 माइनस z2 का स्क्वायर। डियर आप चाहें तो x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए यहां पर लगाइए आप x1 माइनस x2, तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 का स्क्वायर और 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी माइनस नहीं प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी √2। अगला हम BC ले लेते हैं, फिर वही फार्मूला है, तो 3 माइनस करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। फार्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, एक बार फार्मूला लिख चुके हैं अपन। 5 माइनस 1 करिए तो प्लस हो जाएगा, और 2 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि 4 चौक 16 6 छंग 36 यानी 52। चलिए CA ले लीजिए। डियर CA लेंगे यानी ये वाला, ये तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और अगला है 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। 25 प्लस 0 यानी √50, या मात्रक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या 52 है हमारी, और छोटी छोटी ये है, तो यहाँ आप कर सकते हैं AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर, तो इसका स्क्वायर करेंगे सॉरी इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर आपका 50 हो जाएगा, यानी मिला के 52 हो गया। तो इसको आप ले सकते हो AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, इसके स्क्वायर के बराबर। अतः त्रिभुज कैसा है, समकोण है। अतः दिए गए शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब डियर स्टूडेंट्स जब समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो यहां कोण क्या है BC, तो कोण क्या है, कोण A बराबर जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी कह सकता है कौन सा कोण समकोण है, ठीक है। तो डियर अगला है घा हमारा है। चलिए घा की तरफ बढ़ते हैं। घा कुछ कह रहा है x, आपको दो आव्यूह है x y, फिर आपको दिया है 2, ये 5 प्लस z, और यहां आपको दिया है x y।
आपको बराबर कह दिया गया है 6 2 5 8, 6 2 5 और 8। डियर स्टूडेंट्स, कोई आव्यूह किसी आव्यूह के बराबर हो सकता है, उसकी कंडीशन होती है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। यानी ये वाली बात इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके और ये इसके। तो यहाँ अगर हम कहें 5 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर कह सकते हैं 5 माइनस 5 यानी 0। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। इस दो को जरूरत नहीं बराबर करने। डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसा भी कर सकते हैं, समीकरण को 1 मान लें इसको, दो जेड की वैल्यू तो आ चुकी है, यहां से ये वैल्यू एक्स का मान वाई का मान यहां से उठा के यहां लगा दें, तो वाई बराबर हो जाएगा 6 माइनस एक्स, तो यहां लगा देंगे बराबर 8। तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0, 8 इधर ले आई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 8 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो डियर इसको फैक्टराइज कीजिए, तो 4 दूनी 8 होते हैं। तो इस प्रकार से आप फैक्टर कर सकते हैं। अपने प्रीवियस क्लास में आपने फैक्टर खूब पढ़े होंगे। तो बस वही चीज है, x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। डियर स्टूडेंट्स, x बराबर 4 लेने पर, जब 4 लेंगे प्रिय छात्रों, तो यहाँ 4 लगा दें, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 6 माइनस 4 यानी वाई बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर अगर आप 2 लेंगे, 2 लेने पर, जब आप 2 लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ 2 लगाइए यहाँ पर, तो ये y की वैल्यू 6 माइनस 2 यानी कितनी हो जाएगी 4। तो प्रिय छात्रों, यहाँ x, y और z के मान आ चुके हैं। मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यहां तक आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 4 जो दिया है, कह रहा है दर्शाइए कि फलन एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है। फंक्शन आपको दिया है 7x स्क्वायर माइनस 3 जो है x का मान, ये फलन वर्धमान है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बार अब आप जिसका आप कलन कराएंगे तो ये x7 ऐसे ही रहेगा, इसका 2x हो जाएगा और कांस्टेंट सेपरेट है इसलिए इसका 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 14x। x की वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू जो 0 से बड़ी है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 यानी 0 का मतलब चाहे वो 0.1 हो, 0 से बड़ा हो लेकिन पॉइंट चाहे 1 हो, जब यहाँ लगाओगे तो 14 गुणा वो हो गए, गुणा कैसी रहेगी, प्लस रहेगी, देन f डैश x इज ग्रेटर देन 0 यानी ये भी पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो ये फलन कैसा, वर्धमान है। अतः x बड़ा है 0 तो फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। यहां तक आप इसका स्क्रीन नहीं, यहां तक शायद समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, आपको a और b गिवन है, आपको a माइनस बी और a प्लस बी के बीच मात्रक सदिश निकालना है, यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है। चलिए खा पार्ट में कह रहा है आपसे, भैया आप जो है वो a बराबर आपको गिवन है, a बराबर है i प्लस जे प्लस के, और b बराबर आपको गिवन है i प्लस 2j प्लस 3 के, i प्लस 2j प्लस 3 के। ठीक है, a का मान दिया है i प्लस जे प्लस के, b है i प्लस 2j प्लस 3 के। आपको बात पूछा है कि a प्लस बी, वेक्टर a और प्लस बी तथा a वेक्टर a माइनस वेक्टर b के
बीच कोण ज्ञात करो, कोण ज्ञात करो, ये आपसे सेंटेंस पूछा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी, ये है आपका आई प्लस जे प्लस के, और बी आपको दिया है आई प्लस 2j प्लस 3k। तो इसको पी कह दें डियर, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी इंडिकेट बाई पी। नाउ हियर जब इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k। यहां आप चेक कर पा रहे हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k। समझ में आई? समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए, तो फिर मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। अब निकालते हम a माइनस बी। वेक्टर a माइनस वेक्टर बी, हियर द वैल्यू ऑफ a इज, ये है माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k। जब इसकी ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो डियर आई इज कैंसिल आउट, नाउ हियर रिमेनिंग 0i and minus j cap and minus 2k cap. Now this is represented by q cap. इसको q cap से इंडिकेट करते हैं हम। n cap पूछा है यानी दोनों पर लंब, तो सबसे पहले हम निकालेंगे p क्रॉस q, वेक्टर p क्रॉस q। तो p क्रॉस q निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम i j k, और इसकी वैल्यू है 2 3 4, और इसकी वैल्यू है आपकी 0 -1 -2। इसको ओपन करा दीजिए तो 3 2 -6 माइनस फार्मूले माइनस प्लस 4 हो जाएगा, माइनस जे के कैप, तो -4 हो जाएगा, माइनस का ये 0 हो जाएगा, प्लस के कैप इसको लेंगे तो ये -2 और माइनस का 0 हो जाएगा, तो -2i कैप, -4 तो +4 जे कैप, माइनस के 2k कैप। आप चाहें तो हियर डियर स्टूडेंट्स, आप इस p प्लस q का मॉड भी ले सकते हैं, मॉड p क्रॉस q। जब निकालेंगे आप तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो डियर यहाँ 4, यहाँ 16, यहाँ 4, इसका मतलब ये हो गया 24 यूनिट या मात्रक कह सकते हैं। एंड कैप दोनों पर लंब। तो डियर स्टूडेंट्स, एन कैप बराबर फार्मूला हो सकता है P क्रॉस Q का अपॉन मॉड P क्रॉस Q। ये फार्मूला होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालने का। तो ये -2i कैप प्लस 4j कैप -2k कैप ओवर रूट 24। आप इसे चाहे तो ऐसे भी इंडिकेट करा सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, -i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और डियर स्टूडेंट्स 24 4 से 24 4 का 2 हो जाएगा √6, तो उसे कैंसिल हो जाएगा। n कैप इक्वल टू हो सकता है -i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप ओवर √6। ये आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अगले क्वेश्चन को बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा वेक्टर से है। ये कुछ इस तरह कह रहा है कि आपको दिया गया है कि एक वेक्टर, एक रेखा है, उसका कार्तीय फॉर्म दिया है, यानी कार्तीय रूप दिया है। आप कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, उसको वेक्टर रूप में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखिए, बिना किसी देरी के हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का गा पार्ट। देखें, ये आपको दिया है x - 5 ओवर है आपका 3, और इसके इक्वल दिया है y + 4/7, y + 4/7, और फिर आपको दिया है अगला z - 6/2, z - 6/2। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन, यानी कि कार्तीय रूप है। आपको पूछ रहा है x - 5/3, फिर है y + 4/7, फिर है z - 6/2। इसको सदिश रूप में कन्वर्ट करा रहा है।
बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x-5/3। यहाँ बाई या माइनस होता है तो -4 कर सकते हैं, या 7 हो गया, या z-6/2। हेयर यहां देखें आप, a इज इक्वल टू हो जाएगा, ये a के मान होते हैं a1 a2, आप ये बराबर कर सकते हैं 5i-4j+6 की कैप, क्योंकि ये फार्मूले में यहां माइनस होता है। b इक्वल टू गिवन है 3i+7j+2 के। रेखा का सदिश रूप, रेखा का सदिश रूप अगर आपको चाहिए तो फार्मूला होता है r इज इक्वल टू a+nb। यहाँ n ले सकते हैं, लैम्डा ले सकते हैं, कोई भी ले लें, ठीक है। तो नाउ हियर गिवन ये है आपका 5i-4j+6 की, एंड n है आपका 3i+7j+2 के। ये आपका आंसर हो सकता है। आप इसे चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि आप चाहें तो 5i-4j+6 के अंदर इसकी गुणा करा दें तो 3ni कैप 7nj कैप 2nk कैप। नाउ हियर i is common 5+3n, j is common -4+7n, k is common 6+2n, ठीक है। ये आपकी वैल्यू 6+2n, ये आपका आंसर। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म से ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है बेटे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, एक थैले में 4 सफेद और 2 काली गेंदें हैं। दूसरा थैला है उसमें 3 सफेद और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में यदि प्रत्येक थैले से गेंद निकाली जाती है, दोनों गेंदें काली होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पढ़ना बेटा जरा, कौन सा घा है इसका? पहले थैले में माना नहीं, माना थोड़ी, माना क्यों क्वेश्चन में दिया है। पहले थैले में सफेद गेंदों की संख्या बराबर 4, ठीक है। पहले थैले में काली गेंदों की संख्या बराबर 2। पहले थैले में कुल गेंदों की संख्या बराबर कितनी हुई? 6 बेटा, ठीक है। अगला क्या है? दूसरे थैले में, या दूसरा लिख लीजिए, दूसरे थैले में सफेद गेंदों की संख्या बराबर 3। दूसरे थैले में काली गेंदों की संख्या बराबर कितनी है? 5। तो दूसरे थैले में कुल गेंदों की संख्या हो गई आपकी 8। अब बताइए क्या पूछा है? दोनों गेंदें काली हैं। तो पहले एक मिनट, पहले थैले से एक गेंद निकालने पर गेंद काली होने की प्रायिकता बराबर। अब पहले थैले में काली है कितनी? 2, और कुल कितनी है? 6, या कह सकते हैं 1/3। दूसरे थैले से एक गेंद निकालने पर गेंद काली होने की प्रायिकता बराबर। दूसरे में काली कितनी बेटा? 5,
और कुल कितनी बेटा 8। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब एक बात याद रखिए, ये दोनों थैले अलग अलग हैं, तो दोनों घटनाएं कैसी स्वतंत्र है। ठीक है, दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। अतः दोनों गेंदें काली होने की प्रायिकता बराबर, और जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो उनकी फिर गुणा हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, 1/3 गुणा 5/8 यानी 5/8 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है शायद समझ में आया होगा। और मैंने क्या है कि वीडियो अगर इसका पूरा बनाया जा रहा है तो फिर काफ़ी समय का वीडियो हो रहा है, तो उसमें थोड़ी आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको 2 पार्ट में बना रहा हूँ। आज का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।